नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर किरण लता डंगवाल आज आपके साथ फिर से प्रस्तुत हूँ। पाठ्यचर्या में व्याप्त भाषा के अंतर्गत एक कौशल के रूप में श्रवण क्या होता है, लिसनिंग एज अ स्किल। जब हम शिक्षण कौशल की बात करते हैं तो उसमें श्रवण, भाषण, पठन, लेखन ये सब एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अर्थात किसी न किसी रूप में संप्रेषण शिक्षण कौशल का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और जब हम संप्रेषण की बात करते हैं तो उसमें श्रवण उसी का ही एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो आज हम जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि एक कौशल के रूप में हम श्रवण किसे कहते हैं, किस प्रकार से इस कौशल को विकसित किया जा सकता है, इसका अर्थ क्या होता है, बोलना और सुनने में क्या अंतर संबंध होता है, श्रवण कौशल के शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, श्रवण कौशल के विभिन्न पक्ष क्या होते हैं, इसके सिद्धांत, इसके प्रकार, इसको प्रभावित करने वाले कारक और अंत में श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि एक कौशल के रूप में श्रवण। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है जिसका संबंध सुनने की विभिन्न क्रियाओं यथा ध्यान पूर्वक सुनने, अधिगम करने तथा मौखिक संवाद करने से है। श्रवण केवल ध्वनियों का सुनना मात्र नहीं है। श्रवण अर्थात सुनना और कौशल अर्थात प्रवीणता। श्रवण कौशल का अर्थ सुनने की प्रवीणता। प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास श्रवण कौशल है उन बातों को सुनकर उसका उचित अर्थ ग्रहण करके बातों को अमल में लाता है। यदि कोई व्यक्ति बातों को सुनकर उसका अर्थ नहीं समझ पाता है तब हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास श्रवण कौशल नहीं है। श्रवण कौशल का अर्थ बालक में ऐसी क्षमता का विकास करने से है जिससे कि बालक किसी कथन को ध्यान से सुन सके, उसका सही अर्थ समझ सके, सुनी हुई बात पर चिंतन और मनन कर सके एवं उसके पश्चात उचित निर्णय ले सके। बालक अपने जन्म काल से ही सार्थक और निरर्थक अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनना प्रारंभ कर देता है। वे अपनी माता, अपने संबंधियों के मुख से मृदु शब्दों को सुनता है और धीरे धीरे वही शब्द उसके लिए सार्थक होने लगते हैं। बालक की अधिकांश भाषा शिक्षा उसकी श्रवण द्वारा ग्रहित ध्वनियों पर ही अवलंबित होती है। वैदिक काल में भी जो साहित्य था वह सुनकर याद किया जाता था। यही कारण है कि वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं। बोलने में शब्दों के उच्चारण, वाक्य की रचना और आवाज में उतार चढ़ाव का विशेष महत्व होता है। अगर बोलते समय शब्द का शुद्ध उच्चारण नहीं किया गया या वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध रह गया या बोलने में उचित बल, आरोह, अवरोह, यति, गति पर ध्यान न दिया गया तो बोलने वाले की बात को समझना कठिन होता है। बोलचाल में प्रभाव तभी आ सकता है जब वक्ता का कथन स्वाभाविक और अवसर के अनुकूल हो। बोलने में विचार और भाषा की स्पष्टता होना अति आवश्यक है। सुनने और बोलने को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। सुनना और बोलना एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बच्चे की भाषा का अधिकतर भाग उसके श्रवण कौशल की ही देन होती है। मौखिक कौशल द्वारा वह भाषा का अभ्यास और पुनः रचना करता है। श्रवण कौशल तभी कार्य करता है जब कोई वाचन कौशल का उपयोग कर रहा हो। बोलने और सुनने के इस अंतर संबंध को हम घर, विद्यालय, समाज किसी भी स्थान पर देख सकते हैं। घर पर विशेष रूप से संयुक्त परिवारों में जबकि एक बालक को बोलने का भरपूर अवसर मिलता है तो वह आदेश, निर्देश, अनुरोध, सलाह आदि को सुनकर उन्हीं के अनुसार कार्य करता है और वे प्रश्नों के उत्तर देने का कार्य भी उसका आसान हो जाता है
और अपने विचारों को, इच्छाओं को और भय को वह दूसरों को बताता भी रहता है। तो चलिए बात करते हैं कि श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। एक बालक अपना महत्वपूर्ण समय विद्यालय में व्यतीत करता है और जो कुछ वो सुनता है, धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक जो कुछ भी वो सुनता है उससे ही वह आगे सुनने की कुशलता को भी अर्जित करता है। जितनी सामान्य ज्ञान की जानकारी होती है उसे भी वो सुनकर याद रख पाता है। इसके अतिरिक्त शुद्ध और अशुद्ध उच्चारण, ध्वनियों और शब्दों में भेद करने की जो उसमें एक समर्थता होती है वो भी सुनने के ही द्वारा होती। तो ये सारे श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। इसी प्रकार से श्रवण कौशल उद्देश्य की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें शिक्षार्थी जो भी क्रियाएं दिन प्रतिदिन करता है, जैसे सुनने का एक शिष्टाचार विकसित करता है अपने अंदर कि किसी की बात को हमें कैसे सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। इसी प्रकार से कोई आरोह अवरोह जो भी वाक्य में होता है उसके अनुसार अर्थ को कैसे ग्रहण करना है, जो उससे बात कही जा रही है उसका केंद्रीय भाव या विचार उसको ग्रहण करना, जो उसको निर्देश दिए जाते हैं उनको समझना और सुन समझकर चिंतन करना और सुनी हुई बात को, जैसे वो एक कल्पना भी करता है और फिर अपने मस्तिष्क में एक दृश्य बनाता है कि शायद इस चीज की बात की जा रही, इस घटना के बारे में बताया जा रहा है। जो संवाद उसके साथ किए जाते हैं, जो समाचार, वार्ताएं, अधिकतर चीजें जो भी कुछ वो सुनता है उनको सुनकर समझना और फिर उसके पश्चात उसके प्रति जो प्रतिक्रिया होती है उसको व्यक्त कर सकना, ये सारी चीजें श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। श्रवण कौशल का एक पक्ष तो अपने आसपास के जो भी भौतिक हमारे जगत में जो उपस्थित आवाजें हैं उनको भी पहचानना, इसका एक पक्ष होता है कि बालक कैसे अपने आसपास की चीजों को पहचानता है, उनके बारे में जानता है। जो प्रकृति की आवाजें हैं उनको सुनने का कौशल कैसे विकसित किया जाए, जैसे पक्षियों, जानवरों, पानी, पत्तों आदि की आवाजों को भी ध्यान पूर्वक सुनने का प्रशिक्षण उसको दिया जा सकता है। तो ये सब क्या है, श्रवण कौशल के पक्ष हैं। श्रवण में निहित क्षमताओं को अगर हम देखें तो इसको हम 3 अलग अलग क्रियाओं में इसको पहचानते हैं, अलग अलग क्रियाओं में इनकी बात करते हैं। ये 3 क्रियाएं होती हैं कि क्रम का ध्यान, अर्थ की रचना और संयम। तो अब देखिए, क्रम का ध्यान की अगर हम बात करते हैं तो इस कौशल में स्मृति की सक्रियता को बहुत महत्व दिया जाता है कि वो बात को सुनता है और सुनते सुनते एक क्रम से, एक नियम के अनुसार वो चीजों को, उस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करता है। दूसरा है कि अर्थ की रचना, बात में प्रयोग किए गए शब्दों को वो अपने मन के रूप में और भाव में लेकर जाता है और जो कौशल, मतलब जो ये कौशल है कि अर्थ को वो समझने का जो प्रयास करता है, ये उम्र के साथ साथ बढ़ता है। भाषा के विकास से संबंधित जितना भी उसके जो नए नए आयामों को वो समझने का प्रयास करता है, ये उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। आरंभ में वो शब्दों के को गढ़ने का जो उसकी क्षमता होती है बालक की, वो कम होती है, लेकिन धीरे धीरे वो शब्दों को भी अच्छी तरह से गढ़ पाता है और अर्थों को भी अच्छे प्रकार से समझता है। तीसरा है संयम, यानी उसको बचपन में तो बच्चे बार बार किसी को बीच में टोक के भी अपनी बातों को कह देते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ वो सीखते हैं कि हमें संयम कैसे रखना है, किसी की भी बात को बीच में नहीं काटना है, कैसे स्वयं पर नियंत्रण रखना है। तो ये 3 बातों की जो यहाँ पे चर्चा की गई है, वो ये देखने के लिए कि किस तरह से ये क्रियाएं बच्चे को श्रवण कौशल का जो उसका एक प्रशिक्षण है उसको कैसे दिया जाता है। अब समझते हुए सुनना, यानी सुनने के संदर्भ में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि हमने अभी 3 प्रक्रियाओं की बात की कि क्रम का ध्यान रखना, अर्थ की रचना और संयम। तो ये जो 3 कौशलों की हम बात कर रहे थे, तो ये धीरे धीरे जब उसमें विकसित होते हैं तो कैसे उसमें श्रवण कौशल का विकास होता है। जैसे ध्यान से सुनना एक समग्र कौशल है
जिसमें सुनते सुनते क्रम का बोध, अर्थ का संयोजन और संयम का विकास होता है। और इन कौशलों को बल देने वाली ये तीनों क्रियाएं सामाजिक हैं, यानी इन्हीं के द्वारा जब ये तीनों कौशल को बच्चा समझ जाता है तो इसी के द्वारा वो समाज में एक दूसरे के साथ संबंध बनाता है, जानता है कि इससे हमें कैसे बात करनी है, किसका क्या जवाब देना है, किस वाक्य का क्या अर्थ है। इसका तात्पर्य यह है कि सुनने की क्रिया समाज के जीवन में व्याप्त नियमों के संदर्भ में चलती है। ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है कि बच्चा जो कुछ श्रवण कौशल सीख रहा है वो ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उसे कहीं भी बोल देना है, यानी उसको सामाजिक नियमों का भी पालन करना अति आवश्यक है। सुनने के संदर्भ में जैसे अभी हमने चर्चा की कि बड़ी छोटी उम्र का सामाजिक नियम लागू होता है। कोई भी बच्चा अन्य बच्चे से बात करने में एक दूसरे को वो टोक भी सकते हैं सब कुछ, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उस पर सामाजिक दबाव होता है कि किस तरह से उसको बात करनी है, किस तरह से उसको बीच में दूसरे को टोकना नहीं है। बच्चों पर बड़ों की बात सुनने और उसको अमल में लाने का भी एक दबाव रहता है। बच्चे उस समय जवाब दें कि ना दें, ये सब भी सामाजिक नियम जो होते हैं वो समय के साथ साथ वो सीखता है। और अगर हम एक साधारण या सामान्य रूप से बात कहें तो देखने की अपेक्षा सुनने पर समाज का दबाव कहीं अधिक ज्यादा होता है, क्योंकि देखने पे हम उस बच्चे पर बहुत नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन सुनने पर उसको कहीं ना कहीं टोक सकते हैं कि बात को ध्यान से सुना जाए, फिर अंत में उस पर अमल किया जाए। श्रवण कौशल के विकास हेतु शिक्षक विद्यार्थियों में अलग अलग तरह की बातों का ध्यान रखता है और एक शिक्षक को बालक के श्रवण कौशल को समझाते समय या सिखाते समय या उसका विकास करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि जब एक शिक्षक बच्चों को कुछ सिखा रहा है तो ध्यान रखना चाहिए कि जो बालक है, जो सुनने वाला है, जो श्रोता है, उसका स्तर कैसा है, उसी के स्तरानुकूल वक्ता को बोलना चाहिए। श्रोता को प्रयुक्त शब्दावली का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी जो वक्ता है जो कुछ वो बोल रहा है वो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करे जो कि श्रोता के समझ में आ सके। फिर वक्ता का उच्चारण स्पष्ट एवं शुद्ध होना चाहिए, वरना जो सीखने वाला है, जो सुनने वाला है, उसके मस्तिष्क में एक भ्रम पैदा हो जाता है कि वो क्या बोल रहा है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात जो कि एक वक्ता को ध्यान में रखना चाहिए कि श्रोता की रुचि, जिज्ञासा और उत्सुकता क्या है, वो चीजों को ध्यानपूर्वक सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इसका भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बात को समझाने के लिए एक शिक्षक को या जो भी वक्ता है उसको एक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि जो भी वो संकेत, ध्वनि, मुद्रा जिसके भी द्वारा वो सिखाने का प्रयास कर रहा है उसको श्रोता ठीक से समझ सके। और श्रोता को कभी भी भय दिखाकर सुनने के लिए विवश नहीं करना चाहिए, अन्यथा कोई भी बात उसके समझ में नहीं आएगी। यानी वक्ता का उच्चारण भावानुकूल होना चाहिए, जिससे कि जो कुछ भी श्रोता सुन रहा है उससे वो आनंददायक हो और बाद में उन्हीं चीजों का प्रयोग करके वो उसका संवेगात्मक विकास भी कर सके। और जो श्रोता है उसमें एकाग्रता, स्मरणशीलता, धैर्य आदि इस तरह के गुणों का विकास भी हो सके और वो कुछ नया सोचने और नया करने, नया कहने के लिए प्रेरित हो सके। तो अब आगे आपसे बात करते हैं कि श्रवण कौशल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, किसके द्वारा श्रवण कौशल प्रभावित होता है। भाषिक ध्वनियों का ज्ञान होना सुनना की जो एक क्रिया होती है उसको संभव बनाती है। शब्दावली पर अधिकार होना सुनाए गए विषय को समझने में भी सहायक होता है। यानी कि हम जो भी बात कर रहे हैं श्रोता के लिए, तो अगर हमें शब्दावली पर अधिकार नहीं है तो हम कभी भी सुनने वाले को सही रूप से चीजों को नहीं ग्रहण करवा सकते हैं। और एक क्रम को समझने की योग्यता होना भी एक सुनाने वाले में होना अति आवश्यक है। यानी जो वक्ता है उसको ये सब भी जो क्रम होता है एक कि कोई भी चीज हमें समझानी है
तो वो एक क्रम के अनुसार होनी चाहिए। जो सुनने की क्षमता को बढ़ाता है, उसमें जो एक हम उपयुक्त वातावरण जो एक बनाते हैं, विकसित करते हैं, वो एक रास्ता बनाता है सुनने वाले के लिए, उसमें श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए। लेकिन अगर इसी प्रकार से हमने अनुपयुक्त वातावरण बनाया कि बहुत शोर हो रहा है, हम उसको जबरदस्ती चीज़ों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सुनने वाले में एक बाधा उत्पन्न करती हैं। और जो अरुचि, उदासीनता, इस तरह के भी जो कारक होते हैं वो भी श्रवण में बाधा उत्पन्न करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, हम अस्वस्थ हैं, नहीं सुनने की इच्छा है, तो ये भी एक कारक होता है कि श्रवण कौशल को हम विकसित नहीं करा पाते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि जो श्रोता के अनुभव हैं, जो श्रोता की रुचि है, जो कुछ भी विषय उसको कहने और समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही सहज होना चाहिए और सुनने वाले में भी समग्रता होनी चाहिए। वो उसके अर्थ को समझ सके, वक्ता के मनोभावों, उद्देश्यों, प्रयोजनों को वो बहुत भली प्रकार से समझ सके। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जो श्रवण कौशल के मुख्य कारक होते हैं। सुनने को संभव बनाने के लिए श्रोता को एक परिचित और अपरिचित विषय की ओर ले जाना भी अति आवश्यक होता है। यानी कि उसको अगर हमें कोई नया विषय पढ़ाना है तो किस प्रकार से हम उसको पुराने विषय के साथ जोड़कर पढ़ाएं, जिससे कि उसका जो श्रवण कौशल है वो ठीक से हो सके, वो चीज़ों को सही से समझ सके। कई बार हम नए विषय को बिना किसी संदर्भ के प्रारंभ कर देते हैं, जो कि ग्राह्य नहीं होता है। श्रोता के व्यक्तित्व में धैर्य, ग्रहणशीलता और सुनने की क्रिया, ये सब चीजें भी कहीं न कहीं श्रवण कौशल को प्रभावित करती हैं। और जो अगर कई बार क्या होता है कि किसी बालक में या कुछ बच्चों में जो श्रवण इंद्रिय होती है उसमें सुनने का दोष होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बाधक होता है श्रवण कौशल को विकसित करने में। तो एक शिक्षक को इसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि यदि किसी बालक में इस प्रकार का दोष है तो कैसे उसको चीज़ों को बताए, कैसे उसको चीज़ों को ग्राह्य करे। तो जो श्रवण कौशल के जो जितनी भी चीज़ों की विवेचना अभी तक आपसे की है, तो वो बच्चों के विकास की जो बात की है, ध्वनियों को सुनने की जो बात की है, इस पर ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जो कुछ भी बाह्य कारण हो या आंतरिक कारण हो, शिक्षक को जब भी वो श्रवण कौशल को विकसित करने का प्रयास करे बच्चों के साथ, तो उन बातों का अवश्य वो ध्यान रखे। श्रवण की जो भी हमारी अपेक्षाएं होती हैं, उसके आधार पर श्रवण प्रक्रिया के कुछ प्रकार होते हैं। और ये जो प्रकार हैं, पहला है अवधानात्मक श्रवण, दूसरा है रसात्मक श्रवण और तीसरा है विश्लेषणात्मक श्रवण। तो आइए अब इनको थोड़ा विस्तृत रूप से सुनने का प्रयास करते हैं। जो अवधानात्मक श्रवण होता है, इसका आशय होता है कि जो शुद्ध सामग्री को ध्यान पूर्वक उसके मुख्य तत्वों, विचारों, जो कुछ उसमें आदेश निर्देश दिए गए हैं, जो वार्तालाप के जो भी सूत्र हैं, उनको ग्रहण करना। यानी ध्यान पूर्वक जब एक श्रोता चीजों को सुन रहा है और उसको ग्रहण कर रहा है, जो शुद्ध सामग्री है उसके मुख्य बिंदुओं को ध्यान पूर्वक सुन रहा है, तो उसको हम अवधानात्मक श्रवण कहते हैं। यानी कि जब वो ध्यान पूर्वक एक बालक कक्षा में चीजों को सुन रहा है, उसके बाद वो अपनी कॉपी में चीजों को लिख रहा है, इसको हम अवधानात्मक श्रवण कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है रसात्मक श्रवण। इसका नाम ही स्वयं में ये आपको परिचय दे रहा है कि रसात्मक श्रवण क्या है। यानी उचित स्वर, उचित गति, इसकी भाव भंगिमा, आरोह अवरोह के साथ सुनाई गई और पढ़ी गई सामग्री में श्रोता द्वारा जब आनंद की अनुभूति होती है और वो रसात्मक चीजों को ग्रहण करता है, तो इसे हम रसात्मक श्रवण कहते हैं।
भाषा शिक्षण में रसात्मक श्रवण की योग्यता के विकास के लिए अधिकतर हम कविता का प्रयोग करते हैं। जब हम उसको कविता सुनाते हैं तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनता है, उसकी सौंदर्यानुभूति करता है, उसमें आनंद प्राप्त करता है। तीसरा है विश्लेषणात्मक श्रवण। इसमें श्रोता श्रुत सामग्री में प्रस्तुत विचारों, भावों आदि को एक तुलनात्मक दृष्टि से विचार करता है। वो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जो कुछ उसने पहले सुना है, पहले जाना है, उसके आधार पर वर्तमान में सुनी गई चीजों का मूल्यांकन करता है और फिर एक निर्णय लेता है। फिर उसको समझता है कि किस प्रकार से इसको हमें प्रयोग करना चाहिए। सामाजिक व्यवहार में विश्लेषणात्मक श्रवण की अपेक्षा की जाती है कि जो कुछ हम समाज में व्यवहार करेंगे वो कहीं ना कहीं उसको जो वर्तमान में हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका मूल्यांकन करके ही हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। यद्यपि ये तीनों प्रकार के श्रवण आपस में परस्पर व्यापी होते हैं, किंतु प्रत्येक में श्रोता की मन स्थिति में भिन्नता होती है। ये तीनों रूपों में शैक्षणिक उद्देश्यों में अंतर होने के कारण होता है, क्योंकि हमारे जिस समय जिस संदर्भ में हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारी विषय वस्तु है, ये उसके अनुसार ही बालक श्रवण को ग्राह्य करता है, सीखता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि श्रवण कौशल के विकास में विभिन्न शिक्षण अधिगम की विधियां क्या होती हैं, किन चीज़ों के द्वारा हम जो शिक्षण अधिगम जिस समय हम करते हैं, श्रवण कौशल को साथ साथ कैसे विकसित किया जा सकता है। प्रायः आप लोगों ने सुना होगा, जब बचपन में एकदम छोटे थे आप, या आपने कई बार सुना होगा या पुस्तकों में भी पढ़ा होगा कि दादा दादी की कहानियाँ, नाना नानी की कहानियाँ, पशु पक्षियों की बोलियाँ, बहुत सारी ऐसी कविताएं जो आपके मस्तिष्क को, दिल को छू जाती हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी चीजें हम जो बचपन से सुनते आए हैं, तो कुछ न कुछ ऐसी विधियां होती हैं। जब हम अपने पिछले समय पे जाएं तो देखिए उस समय जो कुछ विधियां प्रयोग की जाती थी वो कुछ भिन्न होती थी। वर्तमान में हम तकनीकी का प्रयोग अधिक करते हैं चीज़ों को सुनने के लिए। जो कहानियाँ, कविताएं हमको हमारी नाना नानी, दादा दादी सुनाया करते थे, आज वो हम कंप्यूटर और मोबाइल उनकी सहायता से सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में अंतर आया है, लेकिन जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से श्रवण कौशल को विकसित किया जाए। तो आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा हम श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सस्वर वाचन। शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण, गति, यति, बल, भावपूर्ण तरीके से शिक्षार्थियों को कई बार बहुत सुंदर सुंदर कहानियां, गीत आदि पढ़कर सुनाए जाते हैं। कुछ शिक्षक जिनके की स्वर बहुत ही अच्छे होते हैं, वो छोटे छोटे छंदों को भी गाकर सुनाते हैं बच्चों को। तो उससे जो श्रवण कौशल, जो वो भाव ग्रहण करता है, ये सारी चीजें विद्यार्थियों में एकाग्रता को भी विकसित करती हैं, भाव ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करती हैं। तो ये सब सस्वर वाचन के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात श्रुतलेख। बचपन में अक्सर इस प्रकार का श्रुतलेख दिया जाता था कि हम बोलेंगे और आप लिखेंगे, यानी शिक्षक द्वारा ध्वनियों, वर्णों के उपयुक्त और शुद्ध उच्चारण के लिए श्रुतलेख दिया जाता था, और जिसमें कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर उसकी ध्वनियों को पहचान कर लिपिबद्ध करना ही श्रुतलेख कहलाता था। और उसमें जो बालक होता है उसमें ध्यान पूर्वक सुनने, ध्वनि को पहचानने, लिपि को चिन्हित करने और उसका प्रयोग करने जैसे गुणों का विकास भी हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी विधि है बालकों में श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए। वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद, परिचर्चा। शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को सुनने के लिए प्रोत्साहित करने के पीछे बोलना क्रिया जो
होती है उसका उद्देश्य ही यही होता है कि बालकों को आप बार बार बोलना सिखा रहे हैं, यानी बोलने के साथ साथ जो कुछ वो बोल रहा है उससे पहले वो चीज़ों को समझता है। बोला हुआ सुनना, सुनकर समझना, फिर बोलना, वार्तालाप करना, परिचर्चा में भाग लेना, ये सब सुनना और बोलना की ही श्रृंखला में आते हैं। बिना सुने कोई भी बातचीत, चर्चा संभव नहीं होती है। अतः हम वार्तालाप, भाषण, वाद विवाद, परिचर्चा को भी एक विधि के रूप में जानते हैं, जो कि हमारे विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए। प्रश्नोत्तर विधि एक बहुत ही अच्छी विधि है जो शिक्षक द्वारा सुनाए गए विषय के आधार पर विद्यार्थियों की एकाग्रता, समझ, रुचि को जांचने के लिए शिक्षक द्वारा उसी विषय से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और जिन्हें सुनकर विद्यार्थी उत्तर देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो कुछ उसको सुनाया गया था, जो विषय वस्तु का उसको ज्ञान दिया गया था, उस समय विद्यार्थी ने उसे सही से सुना था कि नहीं सुना था, और उसके श्रवण कौशल का या श्रवण का उसका परीक्षण भी तुरंत हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी विधि है श्रवण कौशल को जांचने के लिए। इसी प्रकार से कहानी, कविता, बाल गीत आदि का श्रवण और वाचन कराकर भी विद्यार्थियों को बहुत सारे साहित्यिक विधाओं का जो हम उन्हें रसानुभूति करा सकते हैं, आनंदानुभूति करा सकते हैं, और बार बार इस तरह की जो कविताएं और बाल गीत और इस तरह की जो छोटी छोटी कहानियां उसको सुनाई जाती हैं, उनको सुनकर बालकों में चारित्रिक गुणों का तो विकास होता ही, साथ में उनमें श्रवण की क्षमता भी बढ़ती है। दृश्य श्रव्य सामग्री, जिस दृश्य श्रव्य सामग्री अर्थात चार्ट, मॉडल, चित्र आदि का प्रयोग विद्यार्थियों को ध्वनि, शब्द पहचानने के लिए और सूक्ष्म और स्थूल अवधारणाओं को बोलकर समझने के लिए, और जो कुछ वो सुनता है उसके बाद उसके व्यवहार को समझने के लिए इन श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उसमें श्रवण कौशल को विकसित किया जा सके। श्रव्य सामग्री में रेडियो का प्रयोग उच्चारण के भावों को सुनकर समझने में करने के लिए किया जाता है। उसको कुछ अंशों को सुनाकर प्रश्नोत्तर द्वारा उसकी समझ और प्रभाव का परीक्षण भी हम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी विधियां आपको बताई, ये सभी द्वारा विद्यार्थियों में कौशल जो भी विकसित कर रहे हैं, हम उसके श्रवण कौशल को विकसित कर रहे हैं, जिससे कि वो भविष्य में एक अच्छा श्रोता बन सके। अब बात करते हैं कि एक अच्छा श्रोता जो होता है उसके गुण क्या होते हैं। सामान्यतः जब कोई भी श्रोता किसी बात को, घटना को, कहानी को सुनता है तो ये दिखाई देता है कि वो उस चीज को ध्यान पूर्वक सुन रहा है। ये एक श्रोता का अच्छा गुण कहलाता है। वो कभी भी बहुत अधीर और आक्रामक नहीं होता है कि आधी बात सुने और उस पर प्रतिक्रिया दे दे। वह हमेशा वक्ता का सम्मान करता है और उसके द्वारा कही गई बात को सुनकर समझकर चिंतन करता है, उसी के अनुसार जैसा कि वक्ता कह रहा है। श्रोता के पास जो भी अर्थों का जो वो निर्णय लेता है, उसकी जो क्षमता उसमें विकसित होती है, वो भी उसके अच्छे गुणों के कारण ही होती है, क्योंकि वो पहले चीजों को सही तरीके से ग्रहण करता है। श्रोता सुनाए जा रहे विषय में हमेशा रुचि लेता है और जिज्ञासा होने पर वह प्रश्न भी पूछता है। सुनने की क्रिया कभी भी निष्क्रिय नहीं होती है। मानसिक रूप से सक्रिय श्रोता ही चीजों को ध्यान से सुनता है और उसका सार ग्रहण करके निरर्थक चीजों को अलग करता है और सार्थक चीजों को वो सीखता है। वो समय के साथ साथ धीरे धीरे भाषा पर उसका एक बहुत अच्छा अधिकार हो जाता है, और जो कुछ भी वो श्रवण कौशल जो उसमें विकसित हुए हैं, वो एक मूल्यांकन करने की भी क्षमता उसमें विकसित होती है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो सही नहीं है, कौन सी चीजें हैं जो सही हैं, और उसको अपने मस्तिष्क में धारण कर लेनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कुछ आपने आज सुना
अपेक्षा की जाती है आपसे कि आपके सब चीज़ें समझ में आई होंगी, श्रवण कौशल के उद्देश्यों को आप समझ पाए होंगे, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं और श्रवण की जो प्रक्रिया होती है उसके प्रकार क्या हैं, एक अच्छे श्रोता के गुण क्या होते हैं। ये सभी चीज़ें आप समय के साथ साथ स्वयं में भी विकसित कर पाएंगे और आगे जब आप एक शिक्षक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करेंगे तो भी अपने विद्यार्थियों में विकसित कर सकेंगे। धन्यवाद। शुभकामनाओं सहित डॉक्टर किरण लता डंगवाल।